वेलकम स्टूडेंट इन द लेक्चर सीरीज ऑफ डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट सब्जेक्ट। और मैंने ये जो लेक्चर सीरीज प्रिपेयर करी है बिहार पॉलिटेक्निक को ध्यान में रखते हुए, एंड टुडे इज़ माय फर्स्ट लेक्चर एंड दीज आर द कंटेंट एंड इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू द मशीन डिज़ाइन और वी कैन से डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। अगर हम बात करें इस सब्जेक्ट की तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में इस सब्जेक्ट को मशीन डिज़ाइन के नाम से जाना जाता है या मशीन डिज़ाइन के नाम से स्टूडेंट पढ़ते हैं। आपके सिलेबस में डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट है, तो दोनों बातें एकदम रिलेटेड हैं, स्लाइटली डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? अगर हम बात करें किसी भी मशीन की, अगर मैकेनिकल के बच्चों से बात करेंगे तो मशीन झट से वो बोल देंगे लेथ मशीन हो सकती है, मिलिंग मशीन हो सकती है, ड्रिलिंग मशीन हो सकती है, और मे बी एनी ऑटोमोबाइल, कोई भी कार है, आपकी बाइक है, वो मशीन है। एनी डिवाइस विच इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग द वर्क ऑन बिहाफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी आदमी जो काम कर रहा है, ह्यूमन जो काम कर रहा है, उसके बदले में अगर कोई डिवाइस काम कर रही है तो उसे हम मशीन बोल देते हैं। तो जाहिर सी बात है मशीन के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स लगे होते हैं, जैसे कि उसमें गियर हो गया, बेयरिंग्स हो गया, स्क्रू, नट, स्प्रिंग, ये ऐसे इतने कॉमन एलिमेंट्स हैं जो कि हर मशीन में लगे हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि देयर आर सेवरल पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं मशीन के अंदर। तो एक एक करके हम कुछ पार्ट्स की, बहुत ही जो कॉमन पार्ट्स हैं उनकी हम डिज़ाइनिंग पढ़ रहे हैं, उनकी फंक्शनिंग कैसे फिटमेंट होना चाहिए, तो ये सब इस सब्जेक्ट में आ जाता है। दैट्स वाई दिस सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड मशीन डिज़ाइन। ठीक है, तो हम किसी भी मशीन का डिज़ाइन नहीं करेंगे, सब्जेक्ट का नाम मशीन डिज़ाइन है, लेकिन हम किसी भी मशीन का डिज़ाइन, हम पूरी लेथ मशीन का डिज़ाइन नहीं करेंगे। मे बी हम कुछ कुछ कंपोनेंट जो लगते हैं मशीन में, हम उनकी बात करेंगे और उनका डिज़ाइन करेंगे। सो अभी अगली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि क्या हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। सेकेंड टॉपिक हो गया मशीन डिज़ाइन फिलॉसफी। क्या फिलॉसफी है, प्रोसीजर क्या है मशीन डिज़ाइन का, डिज़ाइन के क्या, अच्छा डिज़ाइन का मतलब क्या हो गया, एनीथिंग, कोई भी एलिमेंट है उसको अगर हम डायमेंशन हम डिसाइड कर रहे हैं उसकी, ठीक है, जैसे ये रिमोट हो गया तो इस रिमोट की मुझे डायमेंशन डिसाइड करनी है, या XYZ कोई भी बहुत सारे कंपोनेंट आप देखते हो IC इंजन में होते हैं, शेफ्ट होता है, गियर होता है, उसकी शेप एंड साइज डायमेंशन निर्धारित करना, सो दैट ताकि वो जब एप्लीकेशन में आएगा तो वो ब्रेक ना करे, टूटे ना और उसका फेलियर ना हो। तो ये मकसद होता है किसी भी डिज़ाइन इंजीनियर का। तो डिज़ाइन का प्रोसीजर क्या होता है? जनरल कंसिडरेशन इन द मशीन डिज़ाइन, concept of stress strain diagram for ductile and brittle material and concept of principal stresses। तो ये जितने भी टॉपिक हैं आपके concept of stress strain diagram और ये सब आपने पहले कहीं ना कहीं मटीरियल्स में, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ये सब्जेक्ट आपने पढ़ रखे होंगे। इसको पढ़ने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज आप किसी भी कंपोनेंट का डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट इज़ मशीन डिज़ाइन? जैसा कि मैंने बताया, मशीन डिज़ाइन दो शब्दों से मिलके बना है, मशीन और डिज़ाइन। मशीन क्या हो गया? बहुत सारे सेवरल कंपोनेंट से मिलके बनी हुई ऐसी डिवाइस है जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस करती, विच सर्व ऐसा स्पेसिफिक पर्पस, मतलब एक कोई पर्टिकुलर टास्क है। अब कार का काम ये है कि ट्रांसपोर्ट में एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। लेथ मशीन में आपको मालूम है क्या होता है कि मशीनिंग करने के काम होता है, और हम गोल गोल जो जॉब होती है उसमें हम मशीनिंग करते हैं। ड्रिलिंग मशीन का आपको पता है काम है कि होल, अलग अलग डायमीटर के होल करना है, वो ड्रिलिंग मशीन का काम है। तो कोई भी डिवाइस जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई है उसे हम मशीन बोल सकते हैं। डिज़ाइन का मतलब क्या हो गया कि हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि उसका शेप क्या होगा, साइज क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, मटेरियल होगा, सो दैट जब हम उसे चलाएंगे मशीन को उसका फेलियर ना हो। ये काम है मशीन डिज़ाइन इंजीनियर का। तो मशीन डिज़ाइन इज डिफाइंड एज अ क्रिएशन ऑफ न्यू डिज़ाइन और इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग वन। तो या तो हम कोई नया डिज़ाइन बनाएंगे, नया प्रोडक्ट डेवलप करेंगे हैं, या फिर जो पुराना जो प्रोडक्ट है उसमें मॉडिफिकेशन करते रहेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई भी कार हो गई, वैगन आर हो गई, या मारुति की बहुत सारी कार आती है, स्विफ्ट डिज़ायर वगैरह, स्विफ्ट की जो सीरीज़ आती है, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ डिज़ाइन में इनोवेशन, जो एग्जिस्टिंग डिज़ाइन है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं और उससे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये मशीन डिज़ाइन, यू कैन से यू आर, या तो नया बना रहा हूँ या फिर जो पुराना है उसमें कुछ नयापन लेके आ रहा हूँ। तो दिस इज़ द रोल ऑफ अ डिज़ाइन इंजीनियर।
तो देर कुछ मैंने पिक्चर्स यहाँ पर लगाई हैं। अगर हम बात करें इस सब्जेक्ट की मशीन डिज़ाइन में, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स को हमें डिज़ाइन करना है। अब देखो बहुत सारे कंपोनेंट, कई हज़ारों कंपोनेंट्स का तो डिज़ाइन कर नहीं सकते, लेकिन कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात, कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट हर मशीन में लगे होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल शेफ्ट हो गया, तो शेफ्ट हर मशीन में लगा होगा, लेथ मशीन में लगा होगा, ऑटोमोबाइल के सारे के सारे व्हीकल में शेफ्ट लगा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। स्प्रिंग है, स्प्रिंग आप देखोगे हर कंपोनेंट में लगा होगा। तो हमें क्या करना है, जैसे मैं फिर उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ, डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। तो दीज आर द एलिमेंट जो कि आप डिज़ाइन करोगे इस सब्जेक्ट में। दैट्स वाई दिस सब्जेक्ट इज कॉल्ड, इसीलिए सब्जेक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। तो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में हमें क्या डिज़ाइन करना है, स्प्रिंग में हमें ये डिज़ाइन करना है कि नंबर ऑफ कॉइल टर्न कितने होने चाहिए, ये जो डायमीटर आप देख पा रहे हो इसका डायमीटर कितना होना चाहिए स्प्रिंग का, ठीक है। शेफ्ट में आप क्या डिज़ाइन करोगे, शेफ्ट में शेफ्ट का डायमीटर क्या होगा, मटेरियल क्या होगा, शेफ्ट की लेंथ क्या होगी, वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कहीं पर कंस्ट्रेंट, सी ये जितने भी कंपोनेंट आपको नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं असेंबल होंगे, ठीक है। असेंबल होंगे तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, असेंबली होगी तो उसकी जगह जो है वो लिमिटेड होगी कि कितने स्पेस में ये फिट बैठ रहा है। तो ये सब हमें सारे कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए इन सारे एलिमेंट्स को डिज़ाइन करना है। और एक बार हमने सारे एलिमेंट्स को डिज़ाइन कर दिया तो वो सारे कंपोनेंट जो हैं वो असेंबल हो जाएंगे और वो मशीन बना देंगे। तो बेसिकली अगर हम छोटे कंपोनेंट्स का डिज़ाइन करते हैं तो अल्टीमेटली छोटे कंपोनेंट्स, सेवरल कंपोनेंट्स मिलके एक मशीन को बना देते हैं। इसीलिए हम इस सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, मशीन डिज़ाइन, ठीक है। तो शेफ्ट का डिज़ाइन हो गया। अच्छा, शेफ्ट का डिज़ाइन, ये डायग्राम देखो कितना इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया कि कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन मैं कवर करूंगा इस टॉपिक में। तो आप देख सकते हो कोई भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल शेफ्ट है, अगर किसी मशीन पे लग रहा है तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना होता है, बहुत ही हमें ये देखना पड़ता है कि कितने तरीके से फोर्स लग रहे हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि खिंचाव भी हो सकता है, दबाव भी हो सकता है, बेंडिंग भी हो सकती है, टॉर्शन भी हो सकता है। तो एक इंजीनियर को ये सब इमेजिन करना पड़ेगा कि किसी कंपोनेंट में कितने तरीके के फोर्सेस लग रहे हैं। तो एक बार ये फोर्सेस आपने इमेजिन कर लिए, आपने एक बड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, उसकी एनालिसिस करनी है। बहुत सारी थ्योरीज जो कि बहुत ज़्यादा विद्वान व्यक्ति रहे हैं, स्कॉलर रहे हैं इस फील्ड में, उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं। उन थ्योरीज को लेके आपको डिज़ाइन कर देना है और उसकी डायमेंशन निर्धारित करनी है। दिस इज़ द जनरल प्रोसीजर ऑफ द मशीन डिज़ाइन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस शेफ्ट में, इसमें टॉर्शन भी लग रहा है और यहाँ पर एक लोड भी लग रहा है, ठीक है, और बेंडिंग मूवमेंट भी लग रहा है, टॉर्शन भी लग रहा है, लोड लग रहा है। तो इसमें हर तरीके के फोर्सेस की एनालिसिस हो रही है, जिसको ध्यान में रख के मुझे इसकी डायमेंशन को निर्धारित करना है, डिसाइड करना है, ठीक है। तो ये क्रैंक शेफ्ट का एग्जाम्पल हो गया जो कि आईसी इंजन में लगी होती है। ये एक जनरल शेफ्ट है, ये कपलिंग है, बहुत बड़ी शेफ्ट हम नहीं बना सकते तो हम कपलिंग से दोनों शेफ्ट को जोड़ देते हैं। तो कपलिंग का डिज़ाइन करेंगे, इसमें भी कंस्ट्रेंट हो गया कि जिन दो शेफ्ट को हम जोड़ रहे हैं उनकी डायमेंशन क्या है। बहुत सारे नट बोल्ट आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, नट बोल्ट के बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये भी एक डिज़ाइन का पार्ट हो गया। अगर इसमें नट बोल्ट लगा रहे हो या कोई फास्टनर अगर लगा रहे हो तो उसकी ब्रेकिंग ना हो, वो टूटे ना, इतना मजबूत आपको फास्टनर लगाना है। तो यहाँ पर इसका डायमीटर डिसाइड करना। तो बहुत सारे फैक्टर हो गए। कपलिंग आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे आपके सिलेबस में, कितना इसका डायमीटर होना चाहिए, कितना ये इंटरनल डायमीटर होना चाहिए, ये सब चीज़ें जो हैं वो एक बड़े से न्यूमेरिकल की फॉर्म में हम लोग को सॉल्व करनी होती है। पावर स्क्रू आपको मालूम है, स्क्रू जैक जो कि लिफ्टिंग डिवाइस होती है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, ये एक एक करके कंपोनेंट्स का हम डिज़ाइन करते हैं। तो दिस आर द सम ऑफ द कंपोनेंट्स जो कि आप लोग पढ़ोगे अपने सिलेबस में और इन सबको डिज़ाइन करोगे। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ जॉइनिंग प्रोसेस। देखो कोई भी जॉइन है, तीन तरीके से लग सकता है, या तो हम रिबिट लगा दें, या बोल्टिंग नट बोल्ट से टाइट कर दें, या फिर वेल्डिंग कर दें। तो इन तीनों को ही आपको डिज़ाइन करना है। फॉर एग्जांपल अगर वेल्डिंग की हम बात करें तो हमें इंजीनियर को डिसाइड करना है कि बट बेड लगाना है। बहुत तरीके के टाइप्स ऑफ जॉइंट होते हैं, बट जॉइंट लगाना है, लैप जॉइंट लगाना है, किस तरीके से रखना है, पोजीशन किस तरीके से रखनी है, वेल्ड की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, किस मटेरियल से वेल्ड कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे। वेल्ड की एक वीड होती है कि कितनी थिकनेस आनी चाहिए, ये भी एक डिज़ाइन का पार्ट है, ठीक है। ऐसी नट बोल्ट में मैंने बता दिया कि नट बोल्ट इस तरीके से डिसाइड करने की उसकी ब्रेकिंग ना हो। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, यहाँ पर रिविटिंग लगी हुई है। तो रिबिट
रिबिट का देखो एक पैटर्न होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ 3 रिबिट लगे हुए हैं, कहीं हो सकता है डबल रिबिट हो, ये ट्रिपल रिबिट हो गया। तो अलग अलग पैटर्न होता है, जिगजैग पैटर्न में होते हैं या लाइन पैटर्न में होते हैं, और उसका रिबिट का कुछ डायमीटर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, डिज़ाइन इंजीनियर का रोल क्या है कि इन सारी बातों का तो ध्यान रखना ही है, साथ ही साथ उसको पैसा भी देखना है, खर्चा भी देखना है कितना हो रहा है। तो ये नहीं भैया तुमने 100-200 रिबिट लगा दिए, काम तुम्हारा 30 रिबिट में चल जाना था और तुमने 100-200 रिबिट लगा दिए, तो ऐसा ओवर डिज़ाइन भी हमें नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, अपनी नॉलेज को एक्वायर करना है और उसको इसमें लगा देना है, इनकॉर्पोरेट कर देना है, सो दैट एक बढ़िया सा डिज़ाइन निकल के आए जो कि ऑप्टिमाइज हो, उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा ना हो और उसकी मजबूती भी हो, उसका फेलियर ना हो। ठीक है, बहुत ही कॉमन डिवाइस है ये। गियर बहुत तरीके के गियर होते हैं, स्पर गियर होता है, हेलिकल गियर होता है। गियर क्या होता है, जहाँ भी 2 शेफ्ट में पावर हमें ट्रांसमिट करनी होती है हम गियर का यूज़ करते हैं। अगर पैरेलल शेफ्ट है तो स्पर गियर हो जाएगा, परपेंडिकुलर शेफ्ट है तो बेवल गियर का यूज़ कर लेंगे। तो गियर, कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जहाँ गियर का यूज़ नहीं होता है। ऑलमोस्ट इन एवरी मशीन देयर इज़ अ यूज़ ऑफ गियर। बेरिंग आपने बहुत सुना होगा कि किसी भी मशीन में बेरिंग लगी होती है। आपने कई बार सुना होगा वर्कशॉप में, भैया काम कर नहीं रही है मशीन, अगर आवाज़ कर रही है, काम नहीं कर रही तो बेरिंग चेंज कर दो। तो बेरिंग भी 2 तरीके की होती है, बॉल बेरिंग होती है, रोलर बेरिंग होती है। तो हमें क्या करना है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कैटलॉग होते हैं, स्टैंडर्ड बेरिंग बनाते हैं, उन्हें हमें सेलेक्ट करना होता है। कैसे सेलेक्ट करना होता है कि कितना लोड झेल सकती हैं। ठीक है, किसी भी मशीन में बेरिंग क्या करता है, शेफ्ट को सपोर्ट करता है। तो कितना लोड झेलने की कैपेसिटी है उस बेरिंग के अंदर, उस हिसाब से हम बेरिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं या डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आईसी इंजन मैकेनिकल, इसके बिना हो ही नहीं सकती। आपके आईसी इंजन में वैसे तो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, आपने कार का बोनट खोला होगा, आईसी इंजन में भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। लेकिन जो इंजन जो है बेसिकली क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग पावर को रोटरी पावर में कन्वर्ट करता है। यानी जो लाइन में जो पावर जा रही है उसको रोटरी पावर में कन्वर्ट करने के लिए जो मेन जो कंपोनेंट होते हैं, उसमें पिस्टन होता है, कनेक्टिंग रोड होता है, सिलेंड्रिकल ब्लॉक होता है और क्रैंकशाफ्ट होता है। ये आपको डिज़ाइन करना है। मे बी हो सकता है इंट्रोडक्शन आपके सिलेबस में हो, तो ये इन सब की डायमेंशन डिसाइड करना। अच्छा, कनेक्टिंग रोड है वो अलग होगी, बाइक के लिए अलग होगी, इसका साइज वैसा ही होगा, बाइक के लिए अलग होगी, ऑडी के लिए अलग होगी, वैगनआर के लिए अलग होगी। बट आईसी इंजन में ये चारों कंपोनेंट लगे होंगे, उसकी डायमेंशन आपको निर्धारित करना, ये रोल हो गया मशीन डिज़ाइन इंजीनियर का। ठीक है, तो आई होप ये सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ कमिंग टू द बेसिक प्रोसीजर ऑफ मशीन डिज़ाइन, अगर हम बात करें देयर इज़ अ मार्केट सर्वे, दिस आर द सम स्टेप ऑफ मशीन डिज़ाइन। तो मार्केट सर्वे का मतलब ये हो गया कि हम पहले देखते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की नीड क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा नैनो अगर रतन टाटा ने बनाई, तो उसने देखा कि मिडिल मैन जो है वो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए मैं एक गाड़ी बनाऊँ। तो उसने मार्केट सर्वे किया, वहाँ से नीड निकल के आई, कुछ उसने स्पेसिफिकेशन डिसाइड किया कि हाँ भाई इतनी लेंथ की रखूँगा और मुझे सब कुछ कॉम्पैक्ट करना है ताकि कहीं ना कहीं मटेरियल में खर्चा बच जाए। तो स्पेसिफिकेशन डिसाइड कर लिया उसने, मैकेनिज्म डिसाइड करे कि किस किस तरीके से हम इसमें पावर को सप्लाई कर सकते हैं, प्रॉपर मैकेनिज्म सेलेक्ट करी। उसके बाद लेआउट जो है वो डिसाइड किया कि जनरल एक रफ हैंड से आप जो भी आप बनाओगे वो डिसाइड कर लिया कि लेआउट कैसा होना चाहिए, जॉइनिंग मेथड, असेंबली हमें कैसे करनी है। और उसके बाद इंडिविजुअल एक एक कंपोनेंट को डिज़ाइन किया, असेंबली एंड डिटेल ड्राइंग। तो ड्राइंग ये वर्ड आपके लोग के लिए नया नहीं है, आप लोग ग्राफिक्स वगैरह पढ़ते हो, मशीन ड्राइंग भी पढ़ते हो। तो जब कई सारे कंपोनेंट में डिज़ाइन कर रहे हो तो फाइनली होगा क्या, एक डिटेल ड्राइंग आपको रिलीज़ करनी पड़ेगी और रिलीज़ करने के बाद आपको भेजना पड़ेगा, प्रोडक्शन वालों को देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि भैया इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर दो। ठीक है, तो हो सकता है कि टेस्टिंग के बाद, कुछ प्रोटोटाइप बनाने के बाद, टेस्टिंग होने के बाद उसमें आपको रिलीज़ करना पड़े या मॉडिफिकेशन करना पड़े उस ड्राइंग में। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा, मैंने यहाँ हेडिंग डाली थी बेसिक प्रोसीजर ऑफ द मशीन डिज़ाइन। अगर हम बात करें डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, केवल एक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट वैसे ही है प्रोसीजर, इसको भी समझ लेते हैं एक बार। स्पेसिफाई फंक्शन ऑफ द एलिमेंट, जैसे कोई एलिमेंट पकड़ लो आप गियर, तो गियर का फंक्शन क्या है पहले आपने वो डिसाइड कर लिया, यानी जो भी आप डिज़ाइन करोगे वो फंक्शन वो पूरा करेगा। आपने पहले फंक्शन का एक स्टेटमेंट लिख लिया। डिटरमाइन फोर्सेस एक्टिंग ऑन द एलिमेंट, उसके अंदर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं गियर के, अगर वो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जाएगा तो ये इमेजिन करना पड़ेगा कि उसमें टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है,
ठीक है, यहाँ रेडियल फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये सब आपको देखना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। उसके बाद गियर का मटेरियल आपको डिसाइड करना है। डिटरमाइन फेलियर मोड, तो फेलियर मोड कैसे है, गियर का फेलियर मोड जनरली उसी तरीके से होता है जैसे कि आपने देखा था कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड, तो उसमें अगर बेंडिंग फेलियर जो है वो मेन क्राइटेरिया है गियर का। तो आपको, ये तो गियर का एग्जांपल है, कोई भी कंपोनेंट है तो आपको पहले इमेजिन करना है कि फेलियर पॉसिबिलिटीज़ क्या है, किन किन वजहों से ये फेल हो सकता है, ये आपको लिखना पड़ेगा और उसी हिसाब से डिज़ाइन कर, जहाँ जिस जगह से वो कंपोनेंट फेल हो रहा है उस जगह आपको मजबूती देनी पड़ेगी, ठीक है, उसको स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी। डिटरमाइन द ज्योमेट्रिक डायमेंशन, तो बार बारी में मैं यही कह रहा हूँ, डिज़ाइन का मतलब है आपको डायमेंशन निर्धारित करनी है, डायमेंशन को डिसाइड करना है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपने उसका डिज़ाइन कर दिया, डायमेंशन डिसाइड कर दी, उसके बाद आपने एक ड्राइंग रिलीज़ कर दी। ड्राइंग रिलीज़ करने के बाद क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, चेक द डिज़ाइन एट क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन। क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन मतलब जो भी जहाँ भी आपका फेलियर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, जिस भी क्रॉस सेक्शन, जैसे कोई ये अगर ये रिमोट है, अगर मैं इसमें अगर कोई फोर्स लगा रहा हूँ तो ये किस पॉइंट पे जाके फेल होगा, किस क्रॉस सेक्शन पे जाके फेल करेगा, इसकी पॉसिबिलिटी मुझे देखनी है और वहाँ से मुझे उस जगह से वो चीज़ मजबूत बनानी है। तो फेलियर पॉसिबिलिटी हमें देखनी है कि कौन सा क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन है। प्रिपेयर वर्किंग ऑफ द ड्राइंग ऑफ द एलिमेंट, उसके बाद ड्राइंग आप रिलीज़ कर दो। ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं, सॉफ्टवेयर में एनालिसिस कर ली जाती है। एक बार आप रफली स्केच बनाते हो, सॉफ्टवेयर, एनसिस सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर मैकेनिकल में आते हैं, उसमें हम देख लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, और जहाँ हमें लगता है कि यहाँ पर अभी भी ये कंपोनेंट टूट रहा है तो हम मजबूत बनाते हैं। मजबूत का मतलब ये है कि अगर 20 mm का डायमीटर है, या जहाँ पर आपने जो साइज कम दिया है वो उसे थोड़ा बढ़ा देते हैं, 20 की जगह हम 25 mm कर देंगे, है ना। तो हमें जो भी कंस्ट्रेंट है हमारे, उस हिसाब से हमें मॉडिफाई करनी है और उसके बाद ड्राइंग को रिलीज़ कर देना है और प्रोडक्शन वाले को बोल देना है ये कंपोनेंट बनना है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट शुड बी कंसिडर इन द मशीन डिज़ाइन, मतलब वो फैक्टर जो कि एक डिज़ाइन इंजीनियर को ध्यान में रखना चाहिए बिफोर, उससे इससे पहले कि वो बनाने जा रहा है वो कंपोनेंट। तो हो गया कि व्हाट डिवाइसेस और मैकेनिज्म टू बी यूज, तो सबसे पहले उसे ये डिसाइड करना है कि कौन सी मैकेनिज्म रखनी है उस मतलब जैसे कोई गियर है, तो गियर अगर उस एप्लीकेशन में जा रही है तो वहाँ पर जैसे कनेक्टिंग रॉड हो गया, कनेक्टिंग रॉड क्या हो गया, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर रहा है। तो पहले तो वो जो मैकेनिज्म है, 4 बार लिंकेज है, 2 बार लिंकेज है, तो थ्योरी ऑफ मशीन में आप जैसे पढ़ते हो ना, तो वो मैकेनिज्म आपको डिसाइड करनी है कि उसकी जो फंक्शनिंग हो रही है, जब वो एक्चुअल में मशीन में असेंबल किया जाएगा वो कंपोनेंट, तो उसकी जो फंक्शनिंग होगी, तो वो फंक्शनिंग आपको पहले क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। वो आपने डिसाइड कर ली। उसके बाद मटेरियल डिसाइड करना होता है, फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं ये मैंने बता दिया, साइज आपको निकालना है, साइज कितना रखना है ये आपने बता दिया, शेप एंड स्पेस रिक्वायरमेंट, तो जहाँ भी आपने असेंबली करनी है, जिस भी उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को जिस भी मशीन के अंदर फिट करना है, वहाँ पर जगह कितनी है, ठीक है। तो ये भी आपको बहुत देखना है, स्पेस रिक्वायरमेंट, कि जितनी जगह है उतना ही बड़ा कंपोनेंट तो बनाओगे, उससे ज़्यादा बनाओगे तो असेंबली होनी नहीं है। वेट ऑफ द प्रोडक्ट, तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको, वेट बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। पता चला आपने मजबूत बनाने के चक्कर में 1-2 किलो उसका वजन उसका बढ़ा दिया, तो उससे फ़ायदा नहीं है। जब वो एप्लीकेशन में आएगा तो मशीन को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी। मेथड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंपोनेंट, अच्छा इतना कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन नहीं करना है, इतना कठिन नहीं बनाना है कि वो जब प्रोडक्शन वाले को देगा तो अपना माथा पकड़ लेगा कि भैया ये क्या बना के दिया है, इसकी मैं मैन्युफैक्चरिंग करूँ कैसे, इसकी ना कास्टिंग हो पा रही है ना मशीनिंग हो पा रही है। इतना कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन आपको नहीं बनाना है, उसमें सिंप्लिसिटी रखनी है सो दैट उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाए। हाउ विल इट ऑपरेट, क्या उसकी ऑपरेटिंग कंडीशन कैसे ऑपरेट होगा, तो लगभग वे मैकेनिज्म जैसा ही हो गया। रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी एस्पेक्ट, तो अगेन रिलायबिलिटी क्या होता है, फेलियर रेट, मतलब आप 100 कंपोनेंट बना रहे हो तो कितने कंपोनेंट आपके फेल हो जा रहे हैं, तो आपको हाई रिलायबिलिटी रखनी है। इंस्पेक्टिबिलिटी, उसका इंस्पेक्शन आसानी से हो जाए, क्वालिटी डिपार्टमेंट जब जाए तो ये ना कहे कि भैया इसका तो इंस्पेक्शन मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं डायमेंशन मेजर नहीं कर पा रहा हूँ, ये किस तरीके का डिज़ाइन बना दिया।
ठीक है, मेंटेनेंस उसकी हो जाए उस कंपोनेंट्स की, और कॉस्ट एंड एस्थेटिक फीचर, तो कॉस्टली ना हो, जैसे मैंने बताया कि ओवर डिज़ाइन नहीं करना है, हमें डिज़ाइन बनाने के लिए डिज़ाइन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए, एस्थेटिक लुक भी होना चाहिए। एस्थेटिक मतलब उसके अंदर खूबसूरती भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, उसका जो ओवरऑल लुक है वो होना चाहिए, ठीक है। प्री रिक्विजिट ऑफ दिस सब्जेक्ट, प्री रिक्विजिट का मतलब ये है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, जैसा कि आप लोग को बहुत अच्छे से अब अंदाजा हो गया, हमें गियर डिज़ाइन करना है या बेरिंग डिज़ाइन करनी है या शेफ्ट का डिज़ाइन करना है, तो सबसे पहले हमें फोर्स की एनालिसिस करनी है कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो फोर्स की एनालिसिस तो तब करोगे जब तुम लोग को कंसेप्ट होगा मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यानी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आपको इन दोनों सब्जेक्ट का जब तक एक अच्छा आइडिया होगा नहीं, आप कोई भी मशीन या कोई भी एलिमेंट ऑफ द मशीन डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो ये चीज़ पढ़नी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि बिल्कुल मैंडेटरी हैं, जो कंसेप्ट आपको आने चाहिए, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस जो सब्जेक्ट के मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, और मैकेनिक्स के कौन कौन से हो गए हैं, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन आपने पढ़ रखा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, उसको मैं जस्ट क्विकली रिवाइज करूंगा यहाँ पर। टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस आपको मालूम है, टेंसाइल, कंप्रेसिव, शियर, बेंडिंग, इसको मैं रिवाइज करूंगा। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, क्रीप, फटीग, फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड थ्योरीज ऑफ फेलियर। तो अभी आज के लेक्चर में शुरू के ऊपर के मैं 4 टॉपिक कवर करूंगा एज पर योर सिलेबस। शुरू के ऊपर के जो 4 टॉपिक है वो मैं आज के लेक्चर में कवर करूंगा। नाउ व्हाट इज स्ट्रेस, तो किसी भी मटेरियल में अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, सपोज कोई मेरे पास बार है या कोई भी रॉड है, उसमें अगर मैं फोर्स कैसे भी हो सकता है, मैं दबाव भी डाल सकता हूँ और खिंचाव भी कर सकता हूँ। कोई भी मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो उसके क्रॉस सेक्शन पे क्या होगा, एक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा, ठीक है। जब मैं फोर्स लगाऊंगा किसी भी स्टील पे या कोई भी मटेरियल की बॉडी पे, अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो वो क्या करेगी, डिफॉर्मेशन होगा, उसमें डिफॉर्मेशन होगा। तो वो डिफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश कर रहा है, वो जो रेजिस्टिंग फोर्स है वो डिफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दैट रेजिस्टेंस, दैट डेवलप्ड रेजिस्टेंस इज नथिंग बट स्ट्रेस। उसी रेजिस्टेंस को हम स्ट्रेस का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यू कैन सी इन दिस डायग्राम दैट फोर्स P इज अप्लाई, और इस क्रॉस सेक्शन पे क्या हो रहा है, एक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, इस क्रॉस सेक्शन पे एक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, एंड दैट डेवलप्ड रेजिस्टेंस इज नथिंग बट स्ट्रेस। अच्छा, स्ट्रेस, इस रेजिस्टेंस को जब आप पर यूनिट एरिया, किसी क्रॉस सेक्शन पे डेवलप हो रहा है तो उस क्रॉस सेक्शन को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो रेजिस्टेंस डेवलप्ड पर यूनिट एरिया बाय द मटेरियल ऑफ द बॉडी। तो पहले मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स developed at the point offered by a body against deformation when it is subjected to the external load। और सिंपल लैंग्वेज में मैं बोल देता हूँ कि जो भी रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है मटेरियल के द्वारा जो भी अंदर से जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, क्योंकि उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, दैट रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस और प्रेशर आप पढ़ते होगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है, प्रेशर बाहरी एजेंट है, एक्सटर्नल एजेंट है, बाहर से लग रहा है, और जबकि स्ट्रेस जो है वो इंटरनल एजेंट है, अंदर से लग रहा है, अंदर मतलब क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। तो ये बहुत पूछा जाता है कि प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है। प्रेशर का यूनिट भी वही रहता है न्यूटन पर mm स्क्वायर, और स्ट्रेस का यूनिट भी वही रहता है न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो स्ट्रेस इज इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय द मटेरियल ऑफ द बॉडी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है। तो इसकी यूनिट कौन कौन सी होती है, न्यूटन पर mm मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे एरिया से, न्यूटन पर mm स्क्वायर, पास्कल आपको पता होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मेगा पास्कल 10⁶ से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो मेगा पास्कल हो जाएगा। टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, तो बेसिकली 2 तरीके की स्ट्रेसेस होती है, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस मतलब जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन पे हमारा रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, अगर वो परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन है, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में देख सकते हो आप जो अभी हमने लिया था,
अगर ये फोर्स है इसके परपेंडिकुलर है, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, तब तो हमारी हो जाएगी नॉर्मल स्ट्रेस। और अगर इस क्रॉस सेक्शन के अलोंग है, टेंजेंशियल है, अलोंग द मतलब इससे सरक इससे चिपकते हो जा रहा है, उसी क्रॉस सेक्शन के साथ में चल रहा है, तो हम शियर स्ट्रेस बोल देते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस जब रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, रेजिस्टिंग फोर्स, तो हम नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। अगर उसके अलोंग होगा, टेंजेंशियल होगा, तो हम शियर फोर्स बोल देंगे। तो नॉर्मल स्ट्रेस दो तरीके से हो सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और वॉल्यूमेट्रिक। तो वॉल्यूमेट्रिक तो मैं यहाँ कवर नहीं कर रहा हूँ। वॉल्यूमेट्रिक क्या होता है, कोई भी वॉल्यूम है, कोई भी क्यूब है, उसको चारों डायरेक्शन से जब आप फोर्स लगा रहा हो, कोई सा भी फोर्स लगाओ, टेंसाइल, या तो खिंचाव कर रहा हो या दबाव कर रहा हो, तो उसके वॉल्यूम में चेंजेस आता है। तो वहाँ पर जो उसके वॉल्यूमेट्रिक क्रॉस सेक्शन में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, उसे हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोल देते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टेंसाइल और कंप्रेसिव। टेंसाइल मतलब किसी कंपोनेंट को मैं खींच रहा हूँ तो वो टेंसाइल हो गया, और अगर मैं उसे दबा रहा हूँ तो वो कंप्रेसिव हो गया। तो दोनों में ही जो डेवलपमेंट होता है वो रेजिस्टिंग जो फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस अगेन वही चीज़ आ गई, नॉर्मल स्ट्रेस डेफिनेशन, यहाँ डेफिनेशन आ गई नॉर्मल स्ट्रेस की। नॉर्मल व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो ये नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। टेंसाइल अगर खिंचाव हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल में दो तरीके से होते हैं, टेंसाइल और कंप्रेसिव। अगर ये खिंचाव हो रहा है और यहाँ पर रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है क्रॉस सेक्शन पे, तो वो टेंसाइल फोर्स कहलाएगा। टेंसाइल स्ट्रेसेस हम ये कहेंगे कि मटेरियल में टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं। वही अगर दबाव हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, अगर मैं मटेरियल को दबा रहा हूँ, तो मैं क्या कहूँगा कि जो रेजिस्टिंग फोर्स है या रेजिस्टेंस है जो डेवलप हो रही है, वो कंप्रेसिव नेचर की है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं। ठीक है, अच्छा बेंडिंग, ये थोड़ा सा बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को। बेंडिंग क्या है, क्या वो शियर है, क्या वो नॉर्मल स्ट्रेस है, कौन सी है? तो बेंडिंग क्या है, वो या तो टेंसाइल है या कंप्रेसिव है, कोई अलग से नहीं है ये बेंडिंग या तो टेंसाइल है या कंप्रेसिव है। तो बेंडिंग का आपने बीम वगैरह देखी होगी, सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर उसमें कोई लोड लग रहा है या फिर बीम का कुछ वेट है, उसकी वजह से भी उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो आप देख सकते हो उसकी कोई न्यूट्रल एक्सिस होती है, किसी भी बीम की एक न्यूट्रल एक्सिस होती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जितनी भी लेयर हैं, जितने भी फाइबर हैं, वो क्या है, आपके कंप्रेशन में है। और न्यूट्रल एक्सिस जो कि डॉटेड लाइन से दिखाई है, इसके नीचे जितनी भी लेयर्स हैं वो कंप्रेशन, वो टेंशन में है। तो बेंडिंग क्या हो गया, टेंसाइल भी हो गया और कंप्रेसिव भी हो गया। तो इससे ऊपर अगर हम देखें न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर, तो हम क्या बोलेंगे, टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं, टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं। अगर हम न्यूट्रल एक्सिस से नीचे की बात करें तो हम बोलेंगे कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं। ठीक है, तो बेंडिंग इस बिकॉज ऑफ द बेंडिंग मोमेंट। और बेंडिंग मोमेंट आप SFD BMD आपने पढ़े होंगे, मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने पढ़ा होगा। तो उसकी वजह से जो फोर्सेस, जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं, वो बेंडिंग स्ट्रेसेस हो गए। शेयर स्ट्रेसेस, तो शेयर स्ट्रेसेस मैंने बताया, सपोज कोई फोर्स P लग रहा है, इसकी वजह से एक रेजिस्टिंग फोर्स P डेवलप हो रहा है। अच्छा, ये जो P डेवलप हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, अलोंग द, टेंजेंशियली डेवलप हो रहा है। तो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, यानी ये अलोंग द सरफेस डेवलप हो रहा है, इसी वजह से हम इसे शेयर स्ट्रेस बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला भी वो आएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पर P हो गया, और पर यूनिट एरिया ऑफ दिस सरफेस, इस सरफेस का एरिया, एंड दिस इज टर्म एज शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस को आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, कोई भी दो प्लेट है, मैंने रिवेट से या बोल्टेड जॉइंट से अगर मैंने जोड़ दी है और यहाँ पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ P, तो आप इमेजिन कर सकते हो ये जो रिवेट है, इसकी ब्रेकिंग कैसे होगी, ये टूटेगा कैसे? तो ये टेंजेंशियली ब्रेक कर जाएगा, या फिर हम आसान शब्दों में कह दें कि इसके अंदर जो शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रही है, इसकी वजह से इसकी ब्रेकिंग हो जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा ये। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हो यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन पे जो फोर्स स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं, दैट आर कॉल्ड शेयर स्ट्रेसेस। ठीक है, कोई स्टील की रॉड है, उसको आप छेनी से अगर कट कर रहे हो तो वो भी शेयर फोर्स हो गया। ठीक है, आप अलोंग द क्रॉस सेक्शन की साइड में ही उसमें फोर्स लगा रहा हो और रेजिस्टिंग
फोर्स डेवलप हो रहा है, रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, कोई भी बीम है, जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल ले रखे हो, ये एक कैंटिलीवर बीम है जो कि जिसमें फोर्स लग रहा है F, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या करेगा, शेयर फोर्स क्या करेगा, इसको यहाँ से काटने की कोशिश करेगा, जैसे कैंची से नहीं कट करते हैं उस तरीके से कोशिश करेगा। और इस शेयर फोर्स पढ़ा है आपने, शेयर फोर्स पढ़ा है, बेंडिंग मोमेंट पढ़ा है। तो शेयर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द shear stresses and bending moment is responsible for the bending stresses। shear stress अलग कैटेगरी की हो गई और bending stress जो है वो आइदर टेंसाइल होगी या कंप्रेसिव होगी। तो इसकी वजह से आप देख सकते हो इस बीम में यहाँ पर फिक्सिंग कर रखी है, इस बीम में आप देख सकते हो ये जो shear force डेवलप हो रहा है, और दिस shear force डिवाइडेड बाई